नमस्कार साथियों। बहुत शुक्रिया आप सबका आज की शाम मुझसे जुड़ने के लिए। कलमकारी का भी बहुत शुक्रिया, आभार इस मंच पर मुझे अपनी बात कहने का मौका देने के लिए। और जो साथी आज नए जुड़े हैं कलमकारी के समूह पर ये बातचीत सुनने के लिए, उन लोगों का भी बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कोरोना का समय है और एक ऐसी महामारी जो हम लोग को बहुत कुछ सिखा रही है इस वक्त। जब ये लॉकडाउन खुलेगा या जब भी स्थितियाँ नॉर्मल या सामान्य जैसी जब भी हो पाएंगी, तब शायद हम लोग ये मनुष्य नहीं रहेंगे जो अब से कुछ महीने पहले या कुछ समय पहले थे। हम लोग शायद कुछ बदल कर बाहर निकलेंगे और वह अच्छे के लिए वह बदलाव हो, सकारात्मक बदलाव हो, ये हमारी सबकी उम्मीद है। कल के और आज के दिन में 24 घंटों में हमने कुछ ख़राब समाचार भी सुने, दुखद समाचार सुने। इरफान और ऋषि कपूर जी का चले जाना सुना। पर जीवन तो नहीं रुकता है, जीवन को तो चलना ही है। हम लोग को अभी बहुत सारे संघर्ष हैं जिनका सामना करना है, बहुत सारी मुश्किलात हैं जो हमारे सामने अभी अपनी पूरी विकटता के साथ खड़ी हुई हैं, उनसे हमें जूझना है। सामाजिक भी हैं और आर्थिक भी हैं और सभी तरह की हैं। मतलब जो इस समय में पैदा हो रही हैं दिक्कतें, वे तो हैं ही। इससे पहले जो समय था और जिस तरह की समस्याओं से हम पहले जूझते आ रहे थे, वे भी परसिस्ट कर रही होंगी, वे भी उसी तरह से बरकरार रहेंगी। तो हमारे लिए बाद का समय थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। और इस कोरोना काल में हम सबकी ये कोशिश है कि किसी तरह से एक दूसरे के साथ संवाद के जो माध्यम हैं उनसे हम जुड़े रहें, उनसे हम एक दूसरे से संपर्क साधे रहें, बातचीत करते रहें। ये जितना मानवीय जुड़ाव है हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है इस समय पे। आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं, साहित्य का स्त्री पक्ष। प्रणाम पूजा, शुक्रिया दिनेश जी। आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं वह साहित्य का स्त्री पक्ष, सच, मिथ और चुनौतियाँ। साहित्य का स्त्री पक्ष क्या है? बहुत से लोगों के सामने ये सवाल होता है कि हम स्त्री साहित्य किसे कहते हैं। मेरे लिए बहुत सीधा ये मामला है, मैं इसे बहुत उलझाने की कोशिश नहीं करना चाहती हूँ कि स्त्री के बारे में अब तक जो कुछ लिखा गया साहित्य में, नमस्कार सौरभ, अब तक साहित्य में जो कुछ भी स्त्री के बारे में लिखा गया हम उसे स्त्री साहित्य माने, या स्त्री की संवेदनाओं का जहाँ प्रकटीकरण हुआ हम उसे स्त्री साहित्य माने, या जो स्त्रियाँ ही लिख रही हैं अपने बारे में केवल उसे स्त्री साहित्य माने। तो मैं इसको कहीं भी किसी स्वानुभूति या सहानुभूति के सवाल जो बहुत पुराने और घिसे पिटे सवाल हैं, मैं उनमें नहीं उलझाना चाहती हूँ। ये बहुत सीधा मामला है, स्त्री लेखन का मामला है। हम जब स्त्री साहित्य के स्त्री पक्ष की बात कर रहे हैं तो हम बहुत साफ तौर पर स्त्री के लिखे हुए साहित्य की बात कर रहे हैं, स्त्री लेखन की बात कर रहे हैं। स्त्री लेखन जो साहित्य का ऐसा पक्ष है जिसके बारे में जब भी हम बात करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे नकारात्मक चीज़ों के साथ हम शुरुआत करते हैं। बहुत सारे वैल्यू लोडेड स्टेटमेंट्स के साथ हम बात शुरू करते हैं। जब भी हम स्त्री साहित्य की बात या स्त्री लेखन की बात करना शुरू करते हैं तब हम बहुत सारी समस्याएं सामने लेकर आते हैं, तब हम बहुत सारे नाम लेकर आते हैं और हम उनके साथ और बहुत सारे नाम छोड़ते भी हैं। कुछ नाम लेकर आते हैं और उनके साथ एक ख़ास तरह की मूल्य संरचना को जोड़ते हैं और उसी मूल्य संरचना के आधार पर बाकी चीज़ों को हम छोड़ते चले जाते हैं। तो जो शुरुआत है उसमें मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि हम उस सारे साहित्य की बात कर रहे हैं जो पिछली सब सदियों में, पिछले सालों में और आज स्त्री के द्वारा लिखा जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है और जिसे इतिहास ने एक समय पर दर्ज नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया और आलोचना ने जिसकी ठीक से आलोचना करने के बारे में सोचा भी नहीं। वो टूल्स भी नहीं विकसित किए, वो औजार भी नहीं विकसित किए। और जी पूनम जी, औजार भी नहीं विकसित कर पाई आलोचना उसके लिए। तो जो मेरी मूल प्रस्थापनाएं आज की बातचीत के लिए हैं वो ये हैं
कि स्त्री साहित्य के साथ जितनी भी बातें जुड़ी हुई हैं फ़िलहाल, अभी हम जो भी साहित्यिक विमर्श हैं हमारे स्त्री साहित्य को लेकर, जो हमारे विमर्श हैं, स्त्री विमर्श की बात नहीं कर रही हूँ, स्त्री साहित्य के बारे में जितने विमर्श, प्रचलित विमर्श हैं, उन सब में दो बड़ी उनकी जो मूल समस्या है, वो दो समस्याएं दो जगहों से उत्पन्न होती हैं। एक तो इतिहास लेखन से और दूसरा साहित्यालोचन से। ये स्त्री लेखन की ये दो ऐसे स्रोत हैं जहाँ से स्त्री लेखन को देखने के जो नज़रिए हैं वो पैदा होते हैं, या तो उसके लिए पूर्वाग्रह उपस्थित होते हैं या फिर जो भी। और दूसरी प्रस्थापना ये कि इन सारे मिथों को जो इतिहास और साहित्यालोचन ने प्रचलित किए स्त्री लेखन को लेकर, उनका जवाब भी हमें आलोचना से और इतिहास से ही निकालना होगा। इतिहास में होने के लिए इतिहास से लड़ना होगा और आलोचना के लिए भी आलोचना से भी जूझना होगा, लड़ना होगा। तो हमें मेरी तीसरी जो प्रस्थापना है वो ये रहेगी कि ये जो सारा मामला है, ये अपना सबसे पहले तो स्त्री लेखन को, साहित्य के स्त्री पक्ष को अपनी जगह, अपनी वाजिब, अपनी जायज़ जगह, अपना स्पेस क्लेम करने का संघर्ष है। और दूसरा, उस स्पेस को क्लेम करने के बाद उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने का और इतिहास बनाने का, अपना इतिहास बनाने का और इतिहास में हिस्सेदारी, भूमिका निभाने का, आलोचना में अपनी जगह बनाने का, अपनी भूमिका निभाने का सवाल होगा। और फिर अंत में मैं इस पूरी बातचीत के अंत में आऊँगी स्त्री लेखन की जो हाल फिलहाल जो चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, उनके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इतिहास से कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास जब भी लिखा गया, जितने भी इतिहास आए, उन सब इतिहासों में हम शुक्ल जी के इतिहास को लेकर चलते हैं। अभी हाल फिलहाल शुक्ल जी के इतिहास पर काफ़ी फेसबुक पर बहसबाजी भी हुई, लानत मलामत भी हुई, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के मत उसको लेकर हमारे सामने आए। और जिसमें महत्वपूर्ण केवल ये था देखना कि जब हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले तो इतिहास को छानने और खंगालने की जो कोशिशें हैं, या जो इतिहास बोध निर्मित करने के जो प्रयास हैं, सबसे पहले तो उनकी सराहना करनी चाहिए हमको। और बाद में अपने समय के हिसाब से, क्योंकि हमारे जो हम आज प्रश्न उठाएंगे इतिहास से, वो हमारे समय के दबाव ने पैदा किए हैं। वे सवाल आज से 100 साल पहले हिंदी साहित्य में पैदा नहीं हो सकते थे। वे सारे सवाल जो आज हम करना चाहते हैं, हम जो स्त्री होकर, हम जो लेखक होकर जो प्रश्न उठा रहे हैं आज, वो आज से 100 साल पहले के नहीं हो सकते थे। वो सारी के सारे जो हमारी जिज्ञासाएं हैं इतिहास के प्रति, उसके खिलाफ हमारी जो शिकायतें हैं, वो अब से 100 बरस पहले की नहीं हो सकती थी। उस समय के दबाव अलग थे। आज के हमारे समय के दबाव एकदम अलग हैं। और हमको इतिहास बोध जब हमारे पास होगा, तब हम सही सवाल अपने इतिहास से पूछ सकते हैं। जैसे कि स्त्री लेखन का जो इतिहास है, हम सबसे पहला सवाल उससे यही पूछते हैं जब हम उसे पढ़ते हैं। तो जब हम सभी ग्रंथ इतिहास के पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान से पहले कोई स्त्री कवि नहीं मौजूद थी? इतिहास में से स्त्रियां कहाँ गायब हैं? क्यों नहीं वो हमें दिखती? क्या उस समय जब अवहट्ट में भाषा में लिखा जा रहा था, जब संस्कृत में लिखा जा रहा था, मध्यकाल में जब रीतिकाल लिखा जा रहा था, रीतिकालीन साहित्य लिखा जा रहा था, जब मध्यकाल में भक्त कवि रचनाएं कर रहे थे, क्या उस समय कोई स्त्री नहीं थी जिसने ये सोचा होगा कि मुझे लिखकर अपनी बात को अभिव्यक्त करना है? क्या अभिव्यक्ति की कोई ख्वाहिश स्त्री के भीतर नहीं मौजूद थी? अगर थी तो इतिहास उसको दर्ज क्यों नहीं कर पाया? दर्ज इसलिए नहीं कर पाया, मैं एक किताब है जिसके बारे में बार बार अपने मित्रों से, अपने साथियों से, अपने स्टूडेंट्स से और अपनी हमउम्र जो रचनाकार हैं उनके बारे में, उस किताब के बारे में मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। वह है सुमन राजे की किताब इतिहास में स्त्री और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इससे पहले सुसी थारू और के ललिता ने कोशिश की विमेन राइटिंग इन इंडिया के 2 वॉल्यूम्स के ज़रिए पूरे भारत में से के इतिहास, साहित्य के इतिहास में से उन औरतों को खोज कर वो लेकर आते हैं। प्रोफेसर सावित्री सिन्हा ने कोशिशें की,
तो कुछ छोटी मोटी कोशिशें होती रहीं, कुछ और इतिहासकारों ने कहीं कहीं स्त्री लेखकों का नमस्ते प्राची, स्त्री लेखकों को और कवियों को, स्त्री कवियों को दर्ज किया। ऐसा नहीं था कि वो एकदम गायब थी और उनको ढूंढा नहीं जा रहा था, बल्कि जहाँ उन्हें तलाशा जाना चाहिए था वहाँ नहीं तलाशा जा रहा था। सबसे पहली बात तो ये कि उन्हें जहाँ ढूंढना चाहिए था वहाँ नहीं ढूंढा जा रहा था। दूसरी बात, जिस भाषा में वो लिख रही थी बहुत संभव है कि वो मुख्य धारा की भाषा नहीं रही होगी, तो इसलिए वे दर्ज नहीं हो पाई, उनको वहाँ देखा ही नहीं गया। ये भी हुआ है इतिहासों के साथ कि जितने स्त्री कवि लिख रही थीं उनके प्रति एक तरह का पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण उनके समकालीनों में तो था ही, बाद में जो दर्ज करने वाले लोग थे उनके भीतर भी था। इसलिए जितना साहित्य मिला, स्त्री लेखन मिला, या तो उसको प्रामाणिक नहीं माना गया, जिसको या तो फिर उसे इतना अच्छा नहीं माना गया कि उसे साहित्य की कोटि में रखा जाए। जब उसे प्रामाणिक भी माना गया तो भी उसके खिलाफ कुछ अजीब सी पूर्वाग्रह उसके साथ नत्थी कर दिए गए। और जब वो उत्कृष्ट मिला, जब वो काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट काव्य मिला, तब उसके साथ व्यक्ति के चरित्र या उसकी पर्सनल लाइफ, उसके निजी जीवन से चीज़ें जोड़कर उसको उस इतिहास को दर्ज किया गया। विनीता, शुक्रिया। गीता जी, बहुत स्वागत आपका। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूँगी आपको थेरी गाथाओं का। थेरी गाथाओं को, थेरियों को, जो बौद्ध थेरियाँ थीं उनको इतिहास में दर्ज नहीं किया गया, ये कहकर कि ये तो भक्त थीं, इनको कवि की श्रेणी में नहीं रखा, वो धार्मिक साहित्य है, वो कवि, वो काव्य नहीं है, तो इसलिए उसको तो पहले ही बाहर कर दिया जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि मीरा का जब साहित्य आता है, जब मीरा को आप पढ़ते हैं, तब लगातार पिछले दिनों भी ये हुआ कि मैं मीरा के बारे में लगातार कई किताबें पढ़ रही थी। जो साहित्य अकादमी से मीरा पर छोटी पुस्तिका आई है उसको पढ़ा। एक बनासजन का एक संस्करण मीरा पर ही केंद्रित आया। कुमकुम संगारी की किताब है, मीराबाई की भक्ति पर ही एक केंद्रित किताब है, उसको पढ़ा। नमस्कार अनीता जी। और इन सारी किताबों को पढ़ते हुए, सुसी थारू और के ललिता की किताब पढ़ते हुए, इतिहास में स्त्री और स्त्री साहित्य, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास को पढ़ते हुए, मैं लगातार ये देख रही हूँ कि कैसे इतिहासकारों ने या जैसे आलोचकों ने जब मीरा के बारे में बातें की तो उन्हें अलौकिक बनाने की कोशिश की, दैवीय बनाने की कोशिश की, और उसे केवल एक भक्त कवि दिखाने की कोशिश की जो दुनिया के जो लोभ और मोह हैं उनसे कटी हुई है, जो दुनियावी नहीं है, जिसकी कोई दुनियावी समस्याएं रही ही नहीं थी। और बहुत तरह के अजीब अजीब से उनके बारे में, मीरा के बारे में कथन सामने आते हैं इतिहास के बीच में लिखे जाते हुए। तब लगता है कि मीरा इसलिए जिंदा नहीं रही कि वो एक भक्त कवि थी, मीरा इसलिए जिंदा रहीं क्योंकि उन्होंने भाषा का सहारा लिया था। बिल्कुल प्राची, इस सवाल पर भी हम बीच में आते हैं, ज़रूर आते हैं। एक पुरुष लेखक का स्त्री विमर्श और एक महिला लेखक के स्त्री विमर्श के लेखन में क्या अंतर होता है? क्या पुरुष भी महिलाओं पर अच्छा लिख सकते हैं? ज़रूर, इस सवाल पर हम बाद में आते हैं। मैं पहले अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर एक खड़ा कर लूँ ताकि बात कंप्लीट हो सके, फिर इस पर बात करते हैं। तो मीरा को लेकर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई जब मैंने उनको पढ़ने की कोशिश की। हब्बा खातून को लेकर, ललद्यद को लेकर, इन सारे चरित्रों को जो भक्तिकालीन कवि थीं, उनकी कविता और उनके लेखन, भाषा के जरिए उन्होंने जो अपनी जगह बनाई इतिहास में, उसको साइड करके उनका केवल एक ऐसा चरित्र निर्मित करने की कोशिश की जाती है जो सवालों से परे हो और जिसमें ये दिखाई दे कि वो अपने समय पर सवाल नहीं कर रही थी, जिसमें ये दिखाई दे कि वो अपने समाज और समय से ऊपर उठी हुई स्त्रियां थीं। जैसे थेरियों के बारे में भी बार बार ये कहा जाता है कि वो तो भक्तिकालीन, वो तो धार्मिक साहित्य है, भक्ति का साहित्य है, बौद्ध थेरियां थीं वो। लेकिन आप इनको गंभीरता से जब पढ़ते हैं तब आप लगातार देखते हैं कि एक सांसारिक
जो दुनिया है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना से जो निकले हुए दर्द और पीड़ाएं हैं, वो उनके यहाँ लगातार दर्ज होते हैं। तो भक्ति उनके लिए कोई ऐसी जगह, ऐसी चीज़ नहीं थी जो जहाँ उनको लगा कि यहाँ यही अंतिम मुक्ति हो सकती है। भक्ति तो केवल एक जरिया थी जहाँ थोड़ी सी मुक्ति का आभास उन्हें मिल पा रहा था, क्योंकि और कोई ऐसा सामाजिक स्ट्रक्चर नहीं था जहाँ वो मुक्ति का एहसास कर पाती। लल देद के लेखन में आप लगातार इस चीज़ को देखते हैं। हब्बा खातून के यहाँ आप उसको देखते हैं, मीरा के यहाँ उसको देखते हैं, ताज हैं, घनानंद की प्रेमिका के तौर पर जिनको हम जानते हैं, सुजान हैं, और प्रवीण राय का जो लेखन है, मध्यकालीन रीतिकालीन जो लेखिकाएं हैं, उनको इतिहासकारों ने बहुत ही हल्के ढंग से देखा, उनके साहित्य को पढ़ा और दरकिनार कर दिया और आगे मुख्य धारा में बढ़ गए। तो एक तो इस तरह से इतिहास में जो स्त्रियों का लेखन है वो नज़रअंदाज होता है। दूसरा उदाहरण मैं एक आपको देना चाहूँगी कि कैसे इतिहास जो है जिस कविता को बहुत उत्कृष्ट कविता मानता है, उसके साथ भी वो आलोचना में और इतिहास में खेल करता है। एक कवित्री हैं, तेलुगु कवित्री थी 18वीं सदी की, जो दरबारी नर्तकी भी थी, मुद्दु पलानी। उनकी एक रचना है राधिका सांत्वनम, अपीजमेंट ऑफ राधा। नमस्कार, हेलो सपना जी। तो मुद्दु पलानी का जो ये काव्य है बेहद उत्कृष्ट रचना है, बेहद उन्नत काव्य है, और आज के समय में अगर आप उसे पढ़ेंगे तो एक स्त्री के उस दिल को, उस दर्द को महसूस कर पाएंगे जो वह एक दरबारी नर्तकी होने के नाते का लेबल उसके ऊपर लगा हुआ है, और जीवन में जिसको प्रेम में न जाने किस किस तरह के प्रेम के नाम पर, पता नहीं प्रेम तो असली प्रेम उनके जीवन में कभी आता होगा या नहीं आता होगा, लेकिन प्रेम के नाम पर जिस जिस तरह के दैहिक और यौनिक शोषण उनके साथ होते रहे, और असल जो प्रेम था उसकी जीवन में जिस तरह से कमी रही, उसके बड़े मार्मिक अंश आपको वहाँ मिलते हैं। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है कि जिन भी लेखकों ने बाद में मुद्दु पलानी के इस काव्य को, राधिका सांत्वनम को, जी हर्ष जी, राधिका सांत्वनम को जिन्होंने भी बाद में, जिन लेखकों ने, जिन आलोचकों ने बाद में दर्ज किया, उसकी प्रतियां, उसकी पांडुलिपि निकाल कर लाए और उसको फिर से प्रकाशित किया, उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार काम किया। उन्होंने इस काव्य में से, राधिका सांत्वनम में से, उसका प्रोलॉग हटा दिया। उस प्रोलॉग में मुद्दु पलानी ने लिखा है कि कैसे उसको एक पूरी की पूरी विरासत मिली है अपनी माँ से, अपनी नानी से, मौसियों से, जो काव्य की और नृत्य की और संगीत की विरासत मिली है, उसके बारे में लिखा है। जैसे कि उस समय पे काव्य जो आप ग्रंथ लिखा करते थे, उनकी एक परंपरा थी कि शुरुआत में आप अपना परिचय और अपनी जो काव्य परंपरा है उसका परिचय देते हैं। उसको हटा दिया गया, जिससे कि उसका कोई निजी परिचय या उसकी कोई विरासत के बारे में, उसके किसी साहित्यिक प्रशिक्षण के बारे में हमको नहीं पता चले। दूसरा एक और मज़ेदार काम उन्होंने किया कि मुद्दु पलानी के यहाँ बहुत सारी कविताओं के अंतिम चरण हटा दिए और कुछ कविताओं को एकदम ही गायब कर दिया। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह हमें बाद में समझ में आती है, जब बेंगलोर में रजनी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, इस पर ज़रूर हम बात करेंगे। मैं ज़रा ये इतिहास वाला हिस्सा ख़त्म कर लूँ, हमारे पास समय है काफ़ी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इन सारे सवालों को ज़रूर लेंगे। तो मैं इसका जवाब मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन जब आगे पढ़ा तो मालूम हुआ कि जो 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधार हुए आंध्र में, तो इस लेखिका को, इस कवित्री के काव्य को बैन किया गया। 1910 में इस किताब को अंग्रेज़ों ने भी बैन किया, प्रतिबंधित किया, इसलिए क्योंकि उस पर अश्लीलता का आरोप लगा। आलोचकों ने लिखा कि यह कवित्री जो है ये अडल्ट्रेस है, यह बुरे चरित्र की है, ये नाचने गाने वाली है, और इसने बहुत खुले तरीके से यौन क्रियाओं के बारे में लिखा है। तो हंसी आई उसको पढ़कर। आप सोचिए कि एक स्त्री कवि अंग्रेज़ों के उस समय में
जी मनीष जी, ये पूरा एक काव्य है, काव्य ग्रंथ है ये पूरा मधुपलानी का। और एक कविता नहीं है, कई कविताएं हैं इसके भीतर, और ये उन पूरी कविताओं का एक खंड काव्य के जैसा है। दीपांशु जी, महादेवी वर्मा छायावाद युग का स्तंभ मानी जाती हैं, लेकिन फिर कैसे मान लें कि सिर्फ स्त्री कवियों को नजरअंदाज किया गया है? इसलिए मान लें क्योंकि मैं जिन कवियों की बात कर रही हूँ उनके अलावा ऐसे तमाम कवि हैं जिनको सुमन राजे अपनी किताब में निकाल कर लेकर आई और लिख रही हैं। और अभी जो मैं बात कह रही हूँ, नज़रअंदाज करने का तरीका सिर्फ यही नहीं होता कि आप उस स्त्री के बारे में न लिखें, आप उसके बारे में ख़राब लिखें, आप उसके काव्य को गलत तरीके से देखें। आलोचना वाले पक्ष पर आऊँगी तो मैं बात करूँगी उसके बारे में। और आलोचना, इतिहास भी आलोचना का ही एक तरीका है, आलोचना का ही एक हिस्सा है इतिहास लेखन। तो जब मधुपलानी के बारे में इस तरह से लिखा गया और कहा गया कि क्योंकि ये अडल्ट्रस थी, क्योंकि ये नर्तकी थी, क्योंकि ये गायिका थी, इसलिए इसका जो काव्य है ये समाज को ख़राब करने वाला है, इसने जो लिखा है वो अगर हमारी स्त्रियां पढ़ लें, ये उन हमारी स्त्रियों के पढ़ लेने के योग्य नहीं है। आप रीतिकाल उठाकर देखिए, बड़ी हैरानी होती है कि उस तरह का काव्य लिखना पुरुषों के लिए तो ठीक है, लेकिन जब एक स्त्री इस तरह का काव्य लिख रही है तो आप उसे अश्लीलता की कैटेगरी में डालकर आप उसको दरकिनार कर दे रहे हैं, और यहाँ तक कि किताब प्रतिबंधित हो जा रही है। बाद में ये किताब 1970 के आसपास फिर से निकल कर आती है और इसकी फिर से इस पर चर्चा शुरू होती है और फिर से बातचीत शुरू होती है। ऐसी तमाम स्त्री कवि हैं। एक कुमारी मुल्ल है जिसने मुल्ल रामायण लिखी, 16वीं शताब्दी का कोई कहता है उसको, और किसी ने उसको 14वीं शताब्दी का माना है। कुमारी मुल्ल एक ऐसी कवि थी जो एक कुम्हार की बेटी थी, और वो भी पोएट था, उसके पिता भी पोएट थे, वो भी कवि थे, और उसने भी उन्हीं से सीखा लिखना कविता। और वो एक तरह की क्रांतिकारी कवि थी, क्रांतिकारी या कहिए वो एक तरह के विद्रोही स्वभाव की लड़की थी, जिसने रामायण का अपना एक वर्जन लिखा जिसको मुल्ल रामायण के नाम से जाना जाता है। वो मूल रामायण भी इतिहासकारों द्वारा ठीक से आलोचना उसकी नहीं की गई, उसको जगह नहीं दी गई, उसको गायब कर दिया गया। ये सारा का सारा जो साहित्य है ये निकल कर तब आता है जब स्त्रीवाद जो है, जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो है, स्त्रीवादी आलोचना इन सब चीज़ों को निकालने की कोशिश करती है, इतिहास में जाती है, उनको खोजती है, ढूंढ कर खोज कर उसको सामने रखती है। ये एक तरीका है इतिहास लेखन का, बिल्कुल सपना। तो ये एक तरीका है इतिहास लेखन का स्त्रियों का, बल्कि इतिहास लेखन का एक खोई हुई इतिहास की परंपरा को ढूंढने का, एक लॉस्ट विमेन राइटिंग का ट्रेडिशन है। एक ट्रेडिशन जो खो गया है, जिसके बारे में बात ही नहीं की गई, जिसके बारे में कह दिया गया कि स्त्रियां तो पहले लिखती ही नहीं थीं, या स्त्रियां थी ही नहीं, या जब वो लिख रही थी तो वो अच्छा नहीं लिख रही थी, जब वो अच्छा लिख रही थी तो या तो उनके प्रेमी लिख रहे थे या उनके पति लिख रहे थे। तो किसी न किसी तरह से, और ये सब भी जब बातें नहीं मिलती तो कह दिया जाता है कि उसका चरित्र ठीक नहीं था, उसने जो लिखा वो औरतों के पढ़ने के काबिल नहीं था, और तमाम तरह से ये वो है जो हम खोज कर सामने ला पाए इन सब किताबों की बदौलत, इन सब लेखकों की, इन सब स्त्रीवादियों की बदौलत जो हम सामने ला पाए। मैं सोचती हूँ कि ऐसे कितने और स्त्री कवि होंगे जो वाकई कहीं खो गए होंगे, जो इतिहास में ऐसे खो गए होंगे कि उनका दोबारा कभी पता ही नहीं चल सकेगा, क्योंकि स्त्रियों का जो लेखन था उसको संग्रह कौन करेगा, कौन है जो उसे दर्ज कर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई लेखन के मठ नहीं है, वो किसी पावर सेंटर के करीब नहीं है, उनकी कोई कवि गोष्ठियाँ नहीं होती, वो जेंडर के प्रति जागरूक नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि इतिहास कभी उनका मूल्यांकन नहीं करेगा। वे लिख रही थी और वो सोच रही थी कि वो अपने समय में भाषा के जरिए अपने आप को दर्ज कर रही हैं, और उन्होंने अपने आप को इतिहास के भरोसे छोड़ दिया था। लेकिन उस इतिहास ने उनके साथ नाइंसाफी की लगातार। अब जो स्त्रीवादी आलोचना है, जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है, वो इस लॉस्ट ट्रेडिशन को खोजने का काम करता है। सबसे पहला तो ये कि वो इतिहास का पुनर्लेखन करते हुए ये ध्यान रखता है कि हमारा अपना एक स्त्री लेखन की परंपरा है जो खो गई है, और उस खोई हुई स्त्री परंपरा को हमको सामने लाना है। सबसे पहली बात तो ये, ताकि आज जो स्त्री लिख रही है उसको ये नहीं मालूम हो कि ये अभी पहले जो 100 बरस पहले की, या जो 200 बरस पहले की, या 100 बरस पहले की जो औरतें थीं,
जो 1000 बरस पहले की, जो पिछली सदी की औरतें थीं, वो कुछ भी नहीं कर रही थीं क्या? उनको पता चले कि हाँ, हम लिख रही थी और हम क्या लिख रही थी, हम दर्ज कर रही थी और हमको अब उससे आगे बढ़ना है। इस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे जब अंतिम उस बिंदु पे आएंगे। मैं आलोचना की बात करती हूँ। जब हम इतिहास कहते हैं कि इतिहास ने कैसे स्त्री सवालों को नज़रअंदाज किया, आलोचना ने भी ठीक वही काम किया। हम इतिहास को भी, साहित्य इतिहास को भी दरअसल आलोचना का ही एक हिस्सा मानते हैं। तो आलोचना की जब बात करते हैं तो वो एक बड़ी बात है और उसी के भीतर हम साहित्य इतिहास की बात कर रहे होते हैं। इसलिए दोनों को बहुत अलग अलग भी नहीं देखना चाहिए, दोनों को साथ साथ रख के ही देखा जा सकता है। तो आलोचना पर जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जब 19वीं 20वीं सदी में जब औरतों ने लिखना शुरू किया, जब महिलाओं ने लिखना शुरू किया, तो उसको कैसे दर्ज किया जाता है, उसके बारे में क्या बातचीत होती है, वे स्त्रियां क्या कर रही थीं जो तब लिख रही थीं। तो जो शुरुआती समय था उसमें अलग अलग तरह के स्त्री लेखन में जो हमको प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। महादेवी वर्मा को आप एक अलग उनकी एक शैली और उनकी एक अलग भाषा देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के यहाँ अलग देखते हैं। और उस समय जो और कवित्रियाँ थीं जो कुछ लिख रही थीं, जो बहुत प्रसिद्ध नहीं हो पाई, जिनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, उनके भी संकलन हुए। लेकिन उनके यहाँ या तो थोड़ी बहुत राष्ट्रीय चेतना आई या फिर उनके यहाँ जो पारंपरिक स्त्री है जिसने पितृसत्ता को आत्मसात किया हुआ है, इंटरनलाइज कर लिया है उसने वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को, वह आती है और वह अपने बलिदान और अपने त्याग की बात करती है। तो इस तरह के कुछ मिक्स्ड वहाँ पर चीज़ें हैं जिससे कि एक बहुत प्रॉपर शक्ल नहीं बनती है। एक सवाल बार बार आपके सामने उठ सकता है। बिल्कुल, मैं ये सारे सवाल देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ और बिल्कुल 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 इतिहास लेखन में ये एक कमी रही है प्रमोद जी कि इतिहास लेखन के लिए कुछ चीज़ें मानी गई कि प्रामाणिक वही है जो लिखित है। तो इस तरह से तो स्त्रियों का बहुत कुछ जो है वो बाहर निकल जाता है। स्त्री ही क्यों, वे सारे वंचित समुदाय जो लिख नहीं सकते थे, जो पढ़ नहीं पा रहे थे, जिनको लिखने पढ़ने की परंपरा से बाहर किया गया था, उनका सारा जो मौखिक साहित्य है, जितना भी लोक साहित्य है, वो सारा बाहर हो जाता है। तो बहुत ठीक बात आपने मुझे याद दिलाई। तो जो श्रुत परंपरा है, उस श्रुत परंपरा को भी अगर हम शामिल कर लें और लोक परंपरा को भी, अगर लोकगीतों को भी अगर हम शामिल करें, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे ग्रंथ हमें लिखने पड़ेंगे उन सारी चीज़ों को लेकर जो स्त्रियां उस समय कह सुन रही थी, बोल रही थी। क्योंकि एक पूरा का पूरा स्त्री पक्ष तो है ही जो अनदेखा रह गया इतिहास से। तो आलोचना पर फिर से वापस आते हैं। जब आलोचना आती है, जब हिंदी आलोचना जब विकसित होती है, तब वो क्या काम करती है, तब वो साहित्य जो स्त्री का साहित्य आ रहा है उसको कैसे देखना शुरू करती है। हम महादेवी वर्मा के बाद बीच में देखते हैं कि एक लंबा गैप है, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान के बाद एक लंबा अंतराल आता है। फिर एक आध कवि आते हैं, शकुंत माथुर का नाम आ गया कि वो तार सप्तक के कवियों में, दूसरा सप्तक के कवियों में शामिल थीं। और फिर एक लंबा गैप आता है, फिर 2-4 कवियों के नाम आते हैं और फिर असली जो समय आता है वो 9वें दशक में आता है, जब बहुत सारे स्त्री कवि सामने आते हैं हमारे। और तब आलोचना के लिए बड़ी समस्या पैदा होती है, बड़ी दिक्कत पैदा होती है। तब आप देखते हैं कि जो स्त्री कवि लिख रही हैं वो अपने लिए साहित्य के माहौल को, बिल्कुल दीपांशु जी और रीना, में आपका भी सवाल बिल्कुल लिखा है। रीना जी इस पर बात करेंगे, लिख सकती हैं, क्यों नहीं लिख सकती हैं। तो जब आलोचना देखती है उसको, स्त्री लेखन को, तो वो उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगने शुरू होते हैं, तरह तरह के आरोप लगने शुरू होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा स्कैनर पे रखा जाता है स्त्री साहित्य को। जब कोई स्त्री प्रवेश लेती है
मैं हमेशा से मानती हूँ कि ख़ास तौर से स्त्री कविता का जो इलाका है वो बहुत किलाबद्ध है, बहुत मतलब वो एक दुर्ग है पूरा का पूरा। गद्य लेखन में से थोड़ी सी अलग स्थितियाँ हैं, वो क्यों अलग हैं उन पर भी मैं अभी टिप्पणी करूँगी। लेकिन कविता में मैंने देखा है कि एक किलेबंदी है, एक मजबूत किला है जिसके कई प्रवेश द्वार हैं, कई चरण हैं, जहाँ से स्त्री कवि को एंटर करने के लिए, जहाँ से प्रवेश करने के लिए उसको एक एक दुर्ग को तोड़ना पड़ता है। और हर एक दुर्ग, हर एक द्वार पर, हर एक चरण पर बहुत सारे स्कैनर लगे हुए हैं, है ना। उसकी भाषा को लेकर, उसकी अभिव्यक्ति को लेकर, उसके चरित्र को लेकर, उसकी बैकग्राउंड को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण हिंदी कविता की दुनिया पैदा करती है जो स्त्री लेखन के लिए एक किस्म से एक हॉस्टाइल किस्म का, एक थोड़ा अपमानजनक सा वातावरण जो बनाती है। जिस तरह से उन्हें देखा जाता है, जिस तरह से उनके ऊपर बातचीत की जाती है, बहुत सारे लोग उसको लिखते नहीं हैं, से केवल आपसी बातचीतों में कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसे दर्ज भी कर दिया है। जैसे मैं कुछ दिन पहले ही अपने फेसबुक पर मैंने प्रयाग शुक्ल की एक टिप्पणी लगाई थी। उनका एक लेख है, रास्ता इधर से है, जिस पर वो स्त्री लेखन के बारे में बातचीत करते हैं कि अरे ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि ख़राब किस्म का लेखन है, देखिए कैसी भाषा है, देखिए कितनी किस तरह से रोना गाना है, देखिए योग्यता तो है नहीं लेकिन महत्वाकांक्षा कितनी ज़्यादा बढ़ी चुड़ी हुई हैं। लेकिन हमको स्त्री लेखन को सहानुभूति की नज़र से देखना चाहिए, वो ये कहते हैं। और हमें देखना चाहिए कि ये बेचारे लोग हैं जो अब जाके जिन्होंने कहना शुरू किया है, तो इनको थोड़ा सा हमको सहानुभूति की नज़र से देखना चाहिए। किसी को चाहिए सहानुभूति, अपनी जगह चाहिए, वाजिब जगह। जिस तरह से माना जाता है कि हिंदी कविता के किले में स्त्री का प्रवेश, एक स्त्री कवि का प्रवेश एक घुसपैठिए के प्रवेश जैसा है कि अरे ये तो हमारी जगह थी, ये कहाँ से आने शुरू हो गई, ये कैसे आने लगी। तो वो घुसपैठियाँ नहीं हैं, वो अपनी जगह क्लेम करने, अपनी जगह पाने के लिए वहाँ पर पहुँची हैं। एक तो ये हमारी दृष्टि में, हमारी आलोचना दृष्टि में खराबी है। दूसरा, ये खराबी क्यों है? क्योंकि उसके पास आलोचना के जितने औजार हैं वे सारे के सारे ऐसे मानक हैं जो कि स्त्री साहित्य जिन पर खरा नहीं उतरता है और उसको दफा कर देते हैं। वो उसके शिल्प पर प्रहार करते हैं, वो उसकी संवेदना को रोना गाना कहते हैं। अरे भाई, आप ये ज़रा सोच कर देखिए कि जिस स्त्री के का पूरा कार्यक्षेत्र उसका घर बार और उसकी संतान और उसका आसपास का जीवन रहा, वो अपनी संवेदना उस राजनीति में तो ढूंढने नहीं जाएगी जो आपके हिसाब से राजनीति है। वो किसी राजनीति के पटल पे तो नहीं जाएगी, क्योंकि राजनीति से तो आपने पहले उसको बाहर रखा है। कितनी हैं स्त्रियां जो पॉलिटिकली एक्टिव रहीं राजनीति में? आज भी आप कितनी स्त्रियां देखते हैं और फिर आप सोचते हैं कि वो राजनीति पे क्यों नहीं लिखती। तो जब वो पूरे राजनीतिक स्फीयर से ही बाहर है और आप उससे अपनी वाली जो राजनीति है उस पर बात सुनना चाहते हैं, तब आप उसको एक सर्टिफिकेट देंगे। तो एक तो ये तरीका है कि हमारे हिसाब से ये राजनीति है, अगर तुम संबंधों की राजनीति पे बात करोगी तो हम नहीं सुनेंगे, हम उसे राजनीति नहीं मानेंगे। वो निजी बात है, वो निजी दुख है, वो रोना गाना है, तो हम उसको राजनीति नहीं मानते। भाई, हम तो राजनीति इसको मानते हैं कि जब तुम दो पार्टियों के आपस के संबंधों पे चर्चा करोगी, जब तुम महाभोज लिखोगी, तब हम मानेंगे कि मनु भंडारी जो है वो एक लेखिका है। जब वो आपका बंटी लिखेगी तो हम कहेंगे कि ये तो ठीक है, हर औरत ऐसी चीज़ें अपने जीवन में लिखती है, अपने जीवन का ये रोना गाना, ये दुख उसको कहना होता है और वो साहित्य में आके कह देती है क्योंकि अब उसके पास बहुत समय है, वगैरह वगैरह, तमाम तरह के लांछन। तो एक तो आपने जो क्राइटेरिया बनाया, उस क्राइटेरिया में से ही औरत बाहर हो जा रही है, क्योंकि उसका जो पूरा जो जीवन है, उसके आसपास को जो दायरा है वो नहीं है। आप एक पब्लिक मैन रहे और वो एक प्राइवेट वूमन रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में पॉलिटिक्स नहीं होती। जब वो उस पॉलिटिक्स पे बात करना चाहती है तो हम उसको पॉलिटिक्स नहीं मान रहे होते हैं। और दूसरा, एक जो ये बात के रोना गाना है, हालांकि मुझे बहुत आपत्ति होती है इस शब्द से कि स्त्री लेखन आज भी उसी तरह का रोना गाना है। बहुत आपत्ति होती है इस बात पे कि इस तरह से उसको देखा जाता है। आलोचना की किताबों में लिखा हुआ भी मैंने ये देखा है, मंच से बोलते इस तरह से लोगों को सुना है। आप सिर्फ इतना सोचिए, मैं डिफेंड नहीं करती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ कि हाँ उसमें रोना गाना नहीं है, एक मिनट के लिए, हालांकि मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। और मैं आपसे ये कहती हूँ कि मान लीजिए कि वह रोना गाना है, तो वो थेरी गाथाओं में भी वही रोना गाना था, मध्यकालीन कवित्रियाँ भी वही रोना गाना कर रही थीं,
18वीं शताब्दी में भी वही था, 19वीं शताब्दी में भी यही था, 20वीं शताब्दी का साहित्य जो स्त्री लेखन है उसमें भी यही रोना गाना था, आज भी वही रोना गाना है। अरे अगर इतना सारा रोना गाना इतनी शताब्दियों से चला आ रहा है, फिर तो आपको रुक के देखना चाहिए कि ऐसी क्या समस्या है इस स्ट्रक्चर के अंदर कि एक रोना गाना सदियों तक चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, और कोई उसकी तरफ कान नहीं दे रहा, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, कोई उसको दर्ज करने को तैयार नहीं है, कोई उसको पॉलिटिक्स मानने को तैयार नहीं, कोई उसमें प्रेम की, सेक्सुअल, किसी भी तरह की राजनीति को नहीं खोज रहा है, सोशल पॉलिटिक्स को नहीं खोज रहा है। क्यों? तो आप ये भी देखिए कि हम शायद, हमारे पास वो कान ही नहीं है, हमारे पास वो शायद औकात ही नहीं है, हमने शायद वो टूल डेवलप ही नहीं किए कि हम किसी स्त्री के लिखे को समझ सकें। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार यूं ही फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए ही मैं किसी की कविता मेरे नज़र के सामने से गुजरी। एक स्त्री की कविता थी। दीपांशु, हाँ सब समान है, सबको समान मानना चाहिए। जी, तो वो स्त्री की कविता थी जिसमें वो अपने मन की जो उधेड़-बुन है उसको स्वेटर की उधेड़-बुन के साथ कर रही है। मैं स्वेटर बुनने में, मतलब मुझे ये बहुत बोरिंग, बकवास, बहुत ही बेकार का काम लगता है। मैंने उसकी 2 लाइनें पढ़ी और मैं आगे निकल गई। शुरू की 2 लाइनें पढ़ के मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ। मैं उसकी 2 पंक्तियाँ पढ़कर आगे निकल गई, और जैसे ही मैं आगे निकली, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में, या तो मैं लगातार जो चीज़ें पढ़ रही हूँ, जो थियोरी पढ़ रही हूँ, उसकी वजह से शायद कोई सेंसिबिलिटी है जो डेवलप हुई। मैं वापस रुकी और मैंने सोचा कि ऐसा मैंने क्यों किया, और मैं वापस गई। मैंने वो कविता दोबारा से पढ़ी। दोबारा पढ़ी तो मेरी आँख भर आई। इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छी कविता थी, वो बहुत उत्कृष्ट कविता थी, बल्कि इसलिए कि उसमें मैंने एक ऐसा काम किया उस कविता को नज़रअंदाज करके जिसकी मैं आलोचना करती आई, क्योंकि वो मेरा भावक क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वह ऐसा काम है जो मैं नहीं करती, स्वेटर बुनना, उधेड़ना, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे कोई न रुचि है न इंटरेस्ट है। तो इसलिए मुझे लगा कि ओह, आगे चला जाए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रही हूँ, कि कैसे स्त्री लेखन जो है उसको जब हमारे कोई पुरुष पाठक देखते हैं या पढ़ते हैं, या आलोचक देखते हैं, आलोचक भी पहले पाठक ही है, जब वो उसको पढ़ता है तो कैसे वो स्क्रॉल करके आगे बढ़ता होगा। ये तो उधेड़-बुन की कविता है, लेकिन उसके साथ जो उसके मन में जो उधेड़-बुन चल रही थी, और उसको वो स्वेटर की उधेड़-बुन के साथ बुनती हुई चली जा रही है और कविता कह रही है, उसकी तरफ तो हम सोच ही नहीं रहे कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या बैकग्राउंड होगी, ऐसा क्या चीज़ उसे चुभ गई होगी, ऐसा क्या कष्ट। हम उन पंक्तियों के बीच से अर्थ निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि स्त्री कविता की बहुत सारी चीज़ें उन पंक्तियों के अर्थ के बीच में, उन पंक्तियों के बीच में, शब्दों के गैप में, पंक्तियों के अंतराल में छुपी हुई होती हैं। कई बार शब्द अधूरे छूटते हैं, वाक्य अधूरे छूटते हैं। स्त्री की जो सोच है कि जैसे उसका जीवन है टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ, अभी ये काम है, अभी मैं लाइव कर रही हूँ, मुझे पता है तुरंत मुझे रसोई में जाके काम करना शुरू करना पड़ेगा, फिर अचानक से कोई और काम आ जाएगा, कुछ और। मैं लग के बैठ के लगातार काम करने का वक्त सिर्फ रात में निकाल पाती हूँ, जब मुझे कोई आवाज़ लगाने वाला नहीं होता, जब मेरी कोई जिम्मेदारियाँ नहीं होती, जब मैं सिर्फ मैं होती हूँ। तो ऐसा वक्त खोजना दिन के समय पर स्त्री के लिए एकदम असंभव काम है। तो उसका जीवन फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में, खंडों में चलता है। ऐसे ही उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है, उसका जो विचार और संवेदना है, वो भी ऐसे सेगमेंट्स में आती है। इन सब चीज़ों को स्त्रीवाद ने समझा, फेमिनिज्म ने समझा और सामने लाने की कोशिश की, और एक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, स्त्रीवादी आलोचना की एक पद्धति निर्मित होना फ्रांस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में शुरू होती है। और उसके ज़रिए ये सब चीज़ें सामने आना शुरू होती हैं कि कैसे स्त्री लेखन पूरी तरह से पुरुष लेखन से एक अलग किस्म का भाव क्षेत्र है, अलग भाषा, अलग शिल्प है, और उसे समझने के लिए हमें जेंडर सेंसिटिव होना पड़ेगा। हमको ऐसे औजार निर्मित करने पड़ेंगे, और सबसे पहले तो हमको जो पुराने तरीके चले आए हैं आलोचना के, उनको खारिज करना होगा।
उनके हिसाब से हमें नहीं चलना होगा। अगर हम मुक्तिबोध को सामने रखेंगे और स्त्री लेखन को सामने रखेंगे कि हम उस पैमाने पर स्त्री लेखन को जज करेंगे, तो ये एक बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि स्त्री के पास वैसी कोई परंपरा, इससे पूर्व उस तरह की कोई परंपरा जिसमें उसके लेखन को इस तरह से कालों में डिवाइड किया जा सकता हो, उसके लेखन को इस तरह से सामने रखा गया हो, वे आपस में एक दूसरे से जुड़ती रही हों, उनमें गुरु शिष्य परंपरा रही हो, उनमें गोष्ठियाँ हुई हों, उनमें काव्य और कविता और साहित्य को लेकर संवाद हुए हों, उस तरह की कोई परंपरा वो अपने आसपास नहीं देखती। बल्कि कविता लिखना ही समाज के जो परंपरा, जो सामाजिक तौर तरीके थे, उनसे विचलन था। कविता लिखने वाली स्त्री एक विचलन वाली स्त्री थी, तो इसलिए समाज में इसको बहुत अच्छे से नहीं एक्सेप्ट किया गया, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया उसको ठीक से। इसीलिए आलोचना ने जब अपनी पद्धतियाँ बनाई, वैसे तो हिंदी आलोचना के पास अपनी कोई अलग से कोई पद्धति रही शुरू से, ऐसा मैं कह ही नहीं सकती, लेकिन उसने जो बीच में डेवलप की पद्धतियाँ, उनमें भी आप देखिए तो हिंदी आलोचना ने साहित्य का मूल्यांकन करने की क्या पद्धतियाँ लाईं। संस्कृत से डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं रस सिद्धांत पूरा, शुक्ल लिखते हैं, आचार्य शुक्ल ने लिखा, उन्होंने संस्कृत साहित्य को आधार बनाया, और बहुत सारे आलोचकों ने संस्कृत का जो काव्य शास्त्र था, संस्कृत में जो साहित्य आलोचन की पद्धतियाँ थीं, उन पर लिखा। हिंदी के पास अपना जो डेवलप हुआ आलोचना पद्धति, उसमें फिर बाद में आप देखेंगे फ्रायडीय जो मनोविश्लेषणवादी पद्धति थी, वो एक पद्धति बनती है आलोचना की, मनोविश्लेषणवादी आलोचना। प्रगतिवाद, मार्क्सवादी आलोचना, आधुनिकता, आधुनिक बोध तलाशना, आधुनिकता ढूंढना, तो एक आलोचना वो जो हर कृति में आधुनिक बोध तलाश रही है, आधुनिकता तलाश रही है। फिर हिंदी साहित्यिक आलोचना ने एक पद्धति खोजी, उत्तर संरचनावाद, फिर उपनिवेशवाद, उत्तर उपनिवेशवाद। तरह तरह के जो वैचारिकियाँ थीं, उन सब वैचारिकियों के आधार पर साहित्य की आलोचना की गई। लेकिन क्यों स्त्रीवाद को छोड़ दिया गया, जबकि पश्चिम में स्त्रीवादी आलोचना पद्धति 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सामने आना शुरू हो जाती है। 1928 में वर्जीनिया वुल्फ की वो किताब अ रूम ऑफ वन्स ओन सामने आती है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। हिंदी में मुझे लगता है स्त्रीवाद को लेकर केवल यही 2 किताबें हैं जिनका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। एक तो सिमोन की द सेकंड सेक्स, और दूसरा वर्जीनिया वुल्फ की अपना कमरा या रूम ऑफ वन्स ओन। इन 2 किताबों के सहारे पढ़ के ही सबको लगता है, आलोचकों को लगता है कि वो स्त्रीवाद जानते हैं और समझते हैं, और इन्हीं के आधार पर वो बहुत सारे जो स्त्री लेखन है उसको कह देते हैं कि ये उस तरह का स्त्रीवाद नहीं है। कौन सा वाला? क्या उन्होंने कभी पाठक को बताने की कोशिश की कि स्त्रीवाद क्या है और स्त्रीवाद के हिसाब से साहित्य लिखा जाए तो क्या है? आलोचक कहते रहे, मैं यहाँ पे नाम वो सारे नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मैं लगातार लिख रही हूँ, मेरे पास हैं, दर्ज हैं। ऐसी स्त्री कवियाँ हैं जिनके किताब के ब्लर्ब में, उनके किताब के आलोचना में, उनकी कविता संकलन की आलोचना में इस तरह की बातें लिखी गई हैं कि ये उस तरह का स्त्रीवाद नहीं है, ये स्त्रीवाद के टिपिकल खांचे में नहीं आता है। इन्होंने एक विशद स्त्री जीवन के बारे में लिखा है। तो ये सारी बातें लिखने से पहले जब वो स्त्रीवाद को खारिज कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आलोचक कि ये उस तरह का स्त्रीवाद नहीं है, या ये रूढ़ स्त्रीवाद से आगे निकल आई हैं, या ये स्त्रीवाद के खांचे में नहीं है, और इसको वो सकारात्मक टिप्पणी की तरह लिख रहे होते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने कब अपने पाठकों को ये बताने की कोशिश की एक आलोचक होने के नाते कि क्या है वो स्त्रीवाद, कौन सा उस तरह का स्त्रीवाद है, और कौन से उसके रूढ़ हो गए खांचे हैं, और कौन सा उसका वो खांचा है जिसमें स्त्री के लेखन को नहीं होना चाहिए, तब जाके वो उसके लेखन को मूल्यांकन करेंगे या ये मानेंगे कि हाँ अब भी अच्छा साहित्य है। तो ये एक जो तरीका आलोचना का चला आया, जिसमें हिंदी के आलोचकों ने कभी भी स्त्रीवाद, इसमें सिर्फ पुरुष आलोचक नहीं है, मैं निर्मला जैन का नाम बार बार लेती रही हूँ। निर्मला जैन ने अपनी किताब में ये लिखा है।
उन्होंने ये बात कही है और एक बार उनसे मंच शेयर करते हुए भी मैंने उनके एक वक्तव्य में ये बात सुनी, जिसमें उनको स्त्रियों वाले जनाना कैटेगरी में शामिल होना अच्छा नहीं लगा था। तो वे खुद ये मानती हैं कि स्त्री लेखन एक हल्का लेखन और स्तरीय लेखन है, स्तरीय लेखन नहीं है, एक हल्का लेखन है। और स्त्रियों को किस तरह से लिखना चाहिए, उनको वैसे लिखना चाहिए जैसे अभी तक की परंपरा हिंदी साहित्य लेखन की चली आई है। यानी स्त्रियों में भी एक मुक्ति बोध होना चाहिए, यानी स्त्रियों में भी एक अज्ञेय होना चाहिए, यानी एक फीमेल जो है कवि निराला होनी चाहिए। तो एक फीमेल ट्रेडिशन को ढूंढने की बजाय वो जो स्त्री लिख रही हैं वो उन्हीं से अज्ञेय, निराला या मुक्तिबोध हो जाने की अपेक्षा करते हैं, जो कि संभव नहीं है। शेक्सपियर की भी कोई बहन रही होती तो वो शेक्सपियर जैसा नहीं लिख रही होती, वो अपनी एक अलग तरीके की भाषा में और अपने अलग तरीके से लिख रही होती। उसके पास अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी सोच, अपनी समझ, अपना दायरा होता, उसके पास अपने अनुभव होते, अपनी एक समझ होती और उसमें वो लिख रही होती। और ये निश्चित बात है कि जिस समय शेक्सपियर लिख रहे थे उस समय पर शेक्सपियर की बहन अगर लिख रही होती तो उनके लेखन पर ध्यान नहीं दिया जाता। एक केवल उदाहरण देकर मैं सवाल लेती हूँ और फिर चुनौतियों वाले प्रश्न पे आऊँगी। एक केवल छोटी सी टिप्पणी करके कि मैं शेक्सपियर की बहन के बारे में क्यों बता रही हूँ। टैगोर की बहन थी एक, जिन्होंने बांग्ला में, उनकी बड़ी बहन थी, खूब लिखा, लेकिन उनका साहित्य जो है, उनका साहित्य और सोशल एक्टिविटी, जितनी भी उन्होंने सामाजिक गतिविधियां की, सामाजिक कार्य उन्होंने किए, उन सबको किनारे कर दिया गया, इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। और बाद में जब फीमेल इस खोए हुए स्त्री लेखन की परंपरा को तलाश किया गया, तब ऐसे लेखकों के नाम सामने उभर कर आए। तो स्वर्ण कुमारी घोषाल जो उनकी बहन थी, उनको तब सामने लेकर आ पाए हम लोग। और उनके साहित्य को जब देखें इस तरह से, और तमाम नाम है, मतलब राशुंदरी देवी से लेकर और पंडिता रमाबाई से लेकर ताराबाई शिंदे से लेकर कितने सारे नाम हैं जो अभी पिछले 10 सालों में, 15 सालों में हमारे सामने निकल कर आए हैं। उससे पहले जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे उन सालों में, 90 के दशक में, हम नहीं जान रहे थे कि रमाबाई भी हैं, एक ताराबाई शिंदे है जिसने स्त्री पुरुष तुलना लिखी है, एक राशुंदरी देवी है जिसने पढ़ने के लिए कितने, सिर्फ लिटरेट होने के लिए, शिक्षित होने के लिए जिसने कितने संघर्ष किए और कितनी मुश्किलों से उसने पढ़ना लिखना सीखा। तो ऐसे तमाम नाम तब बाद में निकलकर सामने आए हमारे, जब एक फीमेल ट्रेडिशन को लेखन की परंपरा में तलाशने की कोशिश की गई। बीच में एक सवाल आया था कि ये स्त्री लेखन और पुरुष लेखन वाली कैटेगरी में, हाँ, दीपांशु जी का, मेरे सामने तो ये मुद्दा आज ही पहली बार आया है। मैं तो सबको समान मानता था। ये बहुत अच्छी बात है, आप सबको समान मानते थे, लेकिन हम भी समान ही होना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम समान ही होना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब साहित्य के क्षेत्र में स्त्री प्रवेश करती है, जब वो आती है, तो सबसे पहले उसका स्त्री होना ही देखा जाता है। उसके स्त्री होने की वजह से उसे बाहर किया जाता है, स्त्री होने की वजह से आलोचना, ये सारी चीज़ें कि ये केवल घरेलू लिखती है, ये केवल निजी लिखती है, ये प्राइवेट लिखती है, ये पर्सनल लिखती है, ये मैं में लिखती है, ये अपनी ही बात करती है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, उसमें वो वाले इशू नहीं है जो हमारे मुद्दे हैं, वो वाला भ्रष्टाचार जिसकी बात हम करते हैं, वो वाली पॉलिटिक्स जिसकी बात हम करते हैं, वो वाली क्रांति जिसकी बात हम करते हैं, वैसी वाली क्रांति की कविताएं इनके पास नहीं है। तो जो हमसे अलग है हम उसको स्वीकार नहीं करते, है ना। इससे मिलकर, इन सारी चीज़ों से मिलकर एक वो हॉस्टाइल वातावरण जिसकी शुरू में भी मैं बात कर रही थी वो बनता है, जिसमें स्त्री को एक घबराहट होती है लेखन करते हुए। जब वो लिखती है तो उसमें ऑथरशिप को लेके, अपनी ऑथरशिप को लेके एक एंजाइटी पैदा होती है कि मेरा लिखा हुआ माना भी जाएगा कि नहीं माना जाएगा, मेरे लिखे को कोई पढ़ेगा भी कि नहीं, मेरे लिखे को कोई सम्मान भी देगा, इसे जगह भी मिलेगी कि नहीं। ऐसी तमाम कवित्रियां हैं जिनके बारे में मैं बता सकती हूँ, जिन्होंने लिख लिख के छुपाए रखा, दिखाया नहीं, क्योंकि उनको दुनिया के सामने अपना लिखा हुआ लाने में हिचक महसूस होती थी, शर्म महसूस होती थी। उन्हें लगता था कि पता नहीं बेइज्जती तो नहीं होगी हमारे लिखे से। शकुंत माथुर का ही, जिनका मैंने नाम लिया, दूसरा सप्तक में उनको शामिल किया अज्ञेय ने। वो जब अज्ञेय, जब तार सप्तक और तीनों सप्तक जब उन्होंने निकाले तो उनकी जो ये पूरी योजना थी उसमें नए कवि शामिल थे जो प्रयोग कर रहे थे कविता के साथ, कविता के क्षेत्र में। और उन्होंने ये कहा था कि हर जो कवि है वो अपना एक आत्मकथ्य
देगा उसकी शुरुआत में। जो आत्मकथ्य शकुंत माथुर ने उसमें दिया है शुरू में, वो उसमें यही बात लिखती हैं कि जब मुझसे कहा गया कि अपनी कविताएं इसके लिए देना है, उनका कोई संकलन नहीं आया, तब तक नहीं आया था उनका कोई संकलन, अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, तब तक तो नहीं था जब ये संकलन, जब दूसरा सप्तक आ रहा था। तो वो अपने आत्मकथ्य में लिखती हैं कि जब मैंने अपनी कविताएं कुछ कभी सुनाई तो मैंने भी उन्हें हल्के में लिया और मेरे पति ने भी उनको मजाक में उड़ा दिया। और ये बात वो लिख रही हैं। उस समय जब वो लिख रही थी तो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं क्या लिख रही हूँ, लेकिन आज उसे पढ़ते हुए आप समझ सकते हैं कि जब एक स्त्री कविता लिख रही थी जिसका पति भी कवि है, और जब वो अपनी कविता सामने पढ़ रही है तो वो खुद तो हिचकिचाई हुई है अपने लेखन को लेकर, उसका पति भी उसको मजाक में उड़ा दे रहा है। तो वो जो एक अपने आप को लेकर संशय था, ये स्त्री लेखन में शुरू से रहा। ये संशय इसलिए रहा क्योंकि उसको न सेलिब्रेट किया गया, ना उसको प्रॉपर जगह दी गई, ना उसको उचित स्थान मिला, ना उचित आलोचना मिली, ना इतिहास ने दर्ज किया। और लगातार स्कैनर्स लगाए, उसके चरित्र का मूल्यांकन किया, उसके लिखे का जेंडर तलाशा, उसके लिखे में मैरिटल स्टेटस तलाशा, शादीशुदा है, अच्छा ऐसा लिख रही है तो तलाकशुदा होगी, ऐसा लिख रही है तो फलां होगी, ये लिख रही है तो ऐसा, यौनिकता के बारे में लिख रही है तो बदचलन होगी, वगैरह वगैरह जैसे चीज़ें जो कही गई, उन्होंने कुल मिलाकर एक अपमानजनक वातावरण, एक संशय भरा वातावरण तो बनाया ही स्त्री के लिए। आप इससे अपरिचित रहे, आप ये नहीं जानते, मैं बहुत हैरान हूँ इस बात को सुनकर, मतलब मुझे बहुत हैरानी है। फिर तो वाकई मेरी किताब पूरी हो जाए तो मैं चाहूँगी कि एक नज़र आप उसको देख ले, तो आप इन सब बातों को समझ पाएंगे। ओम सप्रा जी, अधिकतर पुरुष स्त्री लेखन को सम्मान देते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देते हैं तो, लेकिन सम्मान नहीं चाहिए होता, सिर्फ अपनी जगह चाहिए होती है। आप बहुत अच्छा लिख रही हैं, आप बहुत अच्छा लिख रही हैं, नहीं सुनना होता है, आप उसको प्रॉपर जगह दीजिए। ऐसा क्यों होता है कि आलोचना की किताबें जितनी लिखी गई हैं, मैं तमाम लाइब्रेरीज, तमाम पुस्तकालय तलाश चुकी हूँ, और तमाम पुस्तकालयों में मुझे जितनी भी कविता की आलोचना पर किताबें मिली, उन सब में या तो स्त्री कविता पे कोई बात नहीं है, टिप्पणी नहीं है, या फिर कोई अंतिम चैप्टर कि स्त्री कविता भी जैसा भी कुछ है, स्त्री कवि भी हैं, उन पर चलिए एक चैप्टर में सबको निपटा देते हैं, सारे स्त्री कवियों को। रीना कुमारी जी, नारी के हर किरदार पर तो पुरुष लेखक बहुत लिखते हैं, क्या पुरुष स्वयं के या पुरुष वर्ग पर इतनी गहनता से लिख सकता है क्या? बिल्कुल लिख सकता है और लिखता ही आया है। एकदम लिख सकता है। ओम सप्रा जी, आप ही का एक और सवाल है। वाचक नवी, गार्गी, कालिंदी आदि स्कॉलर्स को पूरा सम्मान मिलता रहा, मध्यकाल में स्त्री की सामाजिक स्थिति काफ़ी खराब हुई। मनु तो देखिए, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। हम जो बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब हम लिखकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था में और उसके खिलाफ जा रहे हैं, उसके हिसाब से नहीं लिख रहे हैं, तो एकदम से खारिज कर दिया जा रहा है। इतने एग्जाम्पल मैं बहुत देर से जो दे रही हूँ, वो सारे उदाहरण इसी चीज़ के हैं। क्यों? मीरा तो दर्ज हो जाती हैं, मीरा दर्ज कर ली जाती हैं, लेकिन क्या वजह है? मीरा के बारे में बात हो रही है अभी, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, और मैंने एक तेलुगु कवित्री की बात की थी, वो क्यों नहीं दर्ज हो जाती? उनका जब साहित्य छपता है तो उनका जब राधिका सांत्वनम छपा तो उसको क्यों बाहर कर दिया गया? उसमें से क्यों प्रोलॉग हटा दिया गया? उसमें से वर्सेस गायब कर दिए गए, उसमें कई कविताओं के हिस्से गायब कर दिए गए। उसके लिए आलोचकों ने ये कहा कि अडल्ट्रस औरत है, नर्तकी है, नाचने वाली है, गाने वाली है, उसके लिए ये कहा गया और उसको बाहर कर दिया गया। उसकी रचनाओं को बैन किया गया, प्रतिबंधित किया गया। क्यों? इसका मतलब आप सर्टिफिकेट देने वाली जो संस्था है वो पितृसत्ता है साहित्य के भीतर, कि जब मीरा लिखेंगी तो हम उसको, क्योंकि वो भक्ति का महान साहित्य है, क्योंकि वो कृष्ण के प्रति भक्ति है। आप जरा कल्पना करके देखिए कि वो कृष्ण ना होकर कोई साधारण व्यक्ति होता। हब्बा खातून अपने प्रेमी के लिए लिख रही थी, कश्मीरी कवियत्री, उनको खोजा तलाशा नहीं जा सका, वो गायब हो गई इतिहास में से।
ललद्यद को सम्मान मिल रहा है क्योंकि ललद्यद के लिए भी माना गया कि वो संत कवि थी, उनको भी संत बना के प्रस्तुत किया गया सामने क्योंकि उन्होंने भक्ति की राह ली थी। मुद्दुपलानी जैसी कवित्रियां कैसे बाहर हो जाती हैं, या वो कुमारी मोल्ल जो कि आपके पैरामीटर्स पे भी जो पितृसत्तात्मक आलोचना ने जो मानदंड बनाए हैं उनके हिसाब से जो केवल रामायण का ही एक पुनर्लेखन कर रही थी, उसको भी इतिहास से बाहर कर दिया गया, उसको भी अभी खोजा जा सका। पिछले 5-6 साल पहले, 10 साल पहले तक इन सब कवित्रियों का नाम नहीं पता था। क्यों गायब किया गया कुमारी मोल्ल को? इसलिए गायब किया गया क्योंकि उनकी जो मोल्ल रामायण है वह सीता की नज़र से है, उसमें सीता के बचपन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है कवित्री ने, है ना। तो इसलिए सर्टिफिकेट देने का काम पितृसत्तात्मक जो संस्थाएं हैं वो अपने पास रखती हैं, मेरा सारा मानना ये है, कहना ये है। और जितना भी जो फीमेल ट्रेडिशन गायब हो जाता है, गायब हो गया है, उसकी तमाम वजहें रहीं क्योंकि उनका लेखन सुरक्षित रखने वाली कोई संस्थाएं नहीं थी, वो किसी दरबार के किसी राजा के प्रश्रय में नहीं थी, और उनके पास फॉलोअर्स भी नहीं थे, है ना। जैसे कबीर का लिखा तो कबीर के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने सुरक्षित रखा, भले ही उसमें बाद में कुछ कुछ चीज़ें ऐड भी हुई होंगी, गई भी गई, उसमें से निकाली भी गई होंगी, जो भी है। लेकिन स्त्रियों के पास कोई ऐसे फॉलोअर्स नहीं थे, स्त्री कवि जो भी थे उनके पास ऐसे कोई बड़ा कोई परंपरा नहीं चलती उनके फॉलोअर्स की, उनकी कविता की भी कोई परंपरा आगे नहीं चलती। आप देखिए महादेवी वर्मा है और सुभद्रा कुमारी चौहान है, और हम दोनों में एक अलग अलग तरह की खूबी देखते हैं। जैसे प्रेमचंद्र प्रसाद में एक अपनी अलग अलग उनकी भाषा और उनकी शैली थी, उनका एक अंदाज था, उनके साहित्य की दो अलग परंपराएं निर्मित होती हैं प्रेमचंद्र प्रसाद के नाम से। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा से आगे कोई परंपरा नहीं निर्मित हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। हाँ पूजा, ये एक समस्या है। प्रमोद जी की बात का जवाब मैं पहले दे चुकी, उन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई थी लोक साहित्य वाली। डॉक्टर अनीता जैन लिख रही हैं कि साहित्य में आज भी स्त्री के संघर्ष वैसे ही हैं जैसे समाज में है, जबकि साहित्य तो सृजन धर्मियों का, समझदार लोगों का समूह होता है। फिर ऐसा क्यों है? इसीलिए ऐसा है क्योंकि साहित्य में जो लोग आ रहे हैं वो किसी और समाज में से बनकर नहीं आ रहे हैं, वो सब ये समाज ही वो फैक्ट्री है जहाँ से लोग निकल कर आ रहे हैं। मैं तो बल्कि कहूँगी जब कानून व्यवस्था में बैठे हुए लोग भी इसी सोसाइटी में से, इसी समाज में से निकल कर आते हैं, वो उस परंपरा को, उस पितृसत्तात्मक परंपरा को लेकर साथ आते हैं। उनमें कई स्त्रियां भी हैं जो स्त्रियां भी उसी परंपरा को लेकर सामने आती हैं और उसे आगे चलाती हैं। तो स्त्रियों में भी ये दो तरह की परंपराएं हैं। उन्हीं के लिखे के भीतर, स्त्रियों के लिखे के भीतर भी ये दो अलग अलग धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। कभी वो बात करेंगी तो आपको लगेगा कि ये पितृसत्तात्मक जो सोच है ये उसको आगे बढ़ा रही हैं, और कहीं उनको वो फीमेल ट्रेडिशन भी आपको दिखाई देगा उनके साहित्य के भीतर। सपना, मुझे लगता है स्त्रियों के बहुत लेखन को बिना पढ़े ही अश्लील घोषित कर दिया गया है और षड्यंत्र इतिहास से अब तक चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिना पढ़े ही घोषित किया गया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक स्टडी यहाँ पर बताई थी कि कैसे स्त्री लेखन जो है उसके लगभग 80% पाठक केवल स्त्रियां होती हैं, और कितनी स्त्रियां पढ़ती हैं और प्रतिक्रिया देती हैं आप समझ सकते हैं कि पढ़ने वाली कितनी हैं और कितने स्त्रियां हैं जो उसको पढ़कर प्रतिक्रिया दे पाती हैं। तो उनको उसको बिना पढ़े खारिज किया जाता है। बिल्कुल, बेबाक स्त्रियां अपने सृजन में जब सवाल सामने रखती हैं तो उसको खारिज किया जाता है, क्योंकि वो उसको नज़रअंदाज किया जाता है, उसको सवालों में घेर लिया जाता है। लेकिन मैं कहूँगी कि उन सवालों का जवाब देने की हमको ताकत जुटानी होगी। अब मैं आखिरी बिंदु पे आती हूँ। रजनी मोरवाल का सवाल ले लेते हैं। क्या लेखिकाओं को किताबों को आलोचक और समीक्षक उतने ही मिलते हैं जितने लेखक की रचना को? इस बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही बात है, लेखिकाओं को नहीं मिलते हैं। मैं आलोचना पे लगातार बात कर ही रही हूँ कि स्त्रियों की कृतियों की आलोचना नहीं होती है। आप समझ सकते हैं कि जब पितृसत्तात्मक मानदंडों पर आलोचना की जाएगी तो कौन सी स्त्री की आलोचना की जाएगी? वैसे तो मैं ये भी मतलब मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि हिंदी आलोचना इस समय
न के बराबर है। टिप्पणीकार हैं, आलोचक हैं कहाँ? आलोचकीय टिप्पणियाँ आ रही हैं, आलोचना कहाँ है? तो वो जो टिप्पणियाँ भी आ रही हैं, जिसमें अधिकांश तो पत्रिकाओं में आती हैं और बहुत सारी फेसबुक पर टिप्पणियाँ आती हैं, वो जो सारी जो टिप्पणियाँ हैं उनमें कौन सा लेखन है, स्त्री का कौन सा लेखन है जो सामने आ रहा है, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। प्राची प्रतीक ने लिखा है कि क्या पुरुष भी महिलाओं पर अच्छा लिख सकते हैं? हाँ, लिखा ही है, बहुत अच्छा लिखा है। क्या पुरुष लेखक का स्त्री विमर्श और एक महिला लेखक के स्त्री विमर्श के लेखन में अंतर में क्या फ़र्क होता है? और पुरुष भी महिलाओं पर अच्छा लिख सकते हैं? बिल्कुल, महिलाओं पर एकदम अच्छा लिख सकते हैं। जितने भी आलोचक हैं, मैंने उनमें एक आध लेख सुधीश पचौरी के पढ़े हैं। उन्होंने कुछ अध्ययन किए और उन अध्ययनों के हिसाब से के आधार पर उन्होंने हिंदी आलोचना पर कुछ वाजिब सवाल उठाए हैं उन लेखों में। तो जब स्त्री विमर्श करते हैं, पुरुष जब स्त्री विमर्श करते हैं, तो एक तो उनको पूर्वाग्रह से मुक्त होना होगा। जब वो पहला ही सवाल किसी स्त्रीवादी कृति पर ये करेंगे कि ये तो टिपिकल, ये तो स्त्रीवाद की बात कर रही है, जब उनके लिए खारिज करने का पैमाना स्त्रीवाद होगा, जब फेमिनिज्म शब्द देखते ही या जब स्त्रीवाद देखते ही या स्त्री विमर्श देखते ही उनके नाक भौं सिकुड़ जाएंगे, तो वो आलोचना में तो उसको कैसे अभिव्यक्त करेंगे? आलोचना तो वो उसकी क्या ही कर पाएंगे। तो सवाल आलोचना दृष्टि का है। स्त्रीवादी आलोचना दृष्टि से पुरुष भी आलोचना कर सकते हैं अगर उन्होंने उसका अध्ययन किया है और उसके प्रति पूर्वग्रह से ग्रस्त नहीं है, तो अध्ययन बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है और कोई महत्वपूर्ण सवाल यहाँ है नहीं। तो मैं अंतिम जो आज की चर्चा का मुद्दा है, आज की जो चर्चा है उसका आखिरी मुद्दा जो है उस पर बात करके मैं ख़त्म करूँगी कि अभी हाल फिलहाल स्त्री लेखन के सामने क्या चुनौतियाँ हैं। तो एक तो स्त्री लेखन के सामने ये चुनौती है कि उसे निजी और बाहर की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे साथ साथ जूझना आना पड़ेगा। हस्तक्षेप करने होंगे उसे लगातार। जितनी भी वैचारिक गोष्ठियां हैं, जितने भी वैचारिक मंच हैं जहां से उसे अपनी बात कहनी चाहिए, वहां उसे जाना होगा, दखल अंदाजी उसे करनी होगी, दखल देना होगा। केवल कविता लिखने से बात नहीं बनेगी और केवल उपन्यास और कहानी लिखने से बात नहीं बनेगी। हमें इससे आगे जाना होगा और जो गद्य विधाएं हैं, संस्मरण है या यात्रा संस्मरण है या और बहुत सारी विधाएं हैं, आलोचना है, उन सब में हमें सामने आना होगा और अपने कंटेंट पर नियंत्रण करना होगा। अपना कंटेंट पर नियंत्रण करने का मतलब क्या है कि बहुत सारा स्त्री लेखन जब मैं देखती हूँ तो वो ऐसे लगता है कि आलोचना का जवाब है। या तो जिस तरह की उन पे आलोचना की ये ऐसा नहीं लिख सकती हैं, वैसा नहीं लिख सकती हैं, फला नहीं लिख सकती हैं, ढिमका नहीं लिख सकती, या तो बहुत सारा स्त्री लेखन इसके जवाब में लिखा जा रहा है कि चलो हम ये भी लिख के दिखाते हैं, चलो हम ये भी करके दिखाते हैं, अच्छा तुम ये कहते हो तो हम ये भी लिख के दिखा देते हैं। या फिर उसके जवाब में उसके खिलाफ आक्रमण करते हुए लिखा गया। तो एक तो इससे हमें बाहर निकल के आना होगा। दूसरा, हमें अपनी स्त्री भाषा निर्मित करनी होगी। स्त्री लेखन को उस मेल ट्रेडिशन से बाहर निकलना होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल एक बहुत अच्छी बात अपनी किताब में सब्जुगेशन ऑफ वेमेन में लिख गए हैं। वो ये कहते हैं कि अगर औरतों ने मर्दों का साहित्य कभी नहीं पढ़ा होता और वो एक ऐसे देश में रही होती कि जहाँ मर्दों की लिखी बातें उनके आसपास कभी नहीं रही होती, तो शायद उनके पास एक अपनी भाषा और एक अपना ट्रेडिशन होता। तो ये जो अपना है, ऐसा नहीं है कि कभी निर्मित ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि स्त्री भाषा कभी निर्मित नहीं हुई। उन सारे लोकगीतों में, उन सारी चीज़ों में जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसको स्त्री का इलाका कह दिया गया, वहाँ एक स्त्री भाषा निर्मित हो रही थी। रोज़ बरोज़ हमारे घरों में आसपास स्त्री भाषा जो है वो रोज़ विकसित हो रही है। बस हमें उसको निकाल के सामने लाना है और उसकी ताकत को समझना है, उसको इस्टेब्लिश करना है। दूसरा ये कि कंटेंट के नियंत्रण को जब मैं कह रही हूँ तो कंटेंट नियंत्रण में हमको बाज़ार की चुनौतियों से भी डील करना आना पड़ेगा।
बाज़ार जिस तरह से स्त्री लेखन के सामने कुछ डिमांड्स रखता है, उससे हमको जूझना आना पड़ेगा कि हमको जो बाज़ार के दबाव हैं हम उनमें आए बिना अपना लेखन कर सकें, हम अपने लेखन को बाज़ार के दबावों में आकर नहीं बदलें। दूसरा, स्त्रीवाद को खारिज करने वाले जो आलोचक हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहें, और वो जो आपको बता रहे हैं कि देखिए ऐसे आपको लिखना है और ऐसे नहीं लिखना है, उनकी बात ज़रा सुनना कम करना होगा, है ना। जो स्त्रीवाद को लेके या स्त्री लेखन को लेके बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण रखे हुए हैं, उनसे प्रभावित हुए बिना अपनी बात को कहना होगा। एक आखिरी बात मैं कह के अपना ये वक्तव्य ख़त्म करती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा कि गगन गिल ने ये कहा कि गगन गिल बहुत सम्मानित कवित्री हैं, मुझे भी उनकी कविताएं बहुत पसंद हैं, और उन्होंने एक जगह ये कहा कि क्योंकि महादेवी वर्मा जब मंच पर जाती थीं तो उनका एक आध बार अपमान हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने मंचों पे जाना बंद कर दिया। स्त्री होने की वजह से उनका काफ़ी अपमान हुआ, और इतने सारे पुरुष कवियों की भीड़ में मंच पर वो अपने आप को उन्होंने उस स्थिति में पाया और ये फैसला किया कि मैं मंचों पे जाके कविता नहीं पढ़ूंगी। इसलिए गगन गिल ने भी ये तय किया कि ऐसे मंचों पे क्या जाना जहाँ स्त्री होने के कारण आपका अपमान हो, जहाँ आपके स्त्री होने को निशाना बनाया जाए, जहाँ आपको आपके स्त्री होने पर निशाना साधा जाए, मैं ऐसे मंचों पर नहीं जाऊंगी। लेकिन देखने वाली बात तो ये भी है कि महादेवी वर्मा ने मंचों पे जाना बंद किया, लेकिन उन्होंने स्त्री लेखन की परंपरा आगे चलती रहे इसका ध्यान रखा। उन्होंने स्त्रीवादी लेखन किया, उन्होंने उसको बंद नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कविता नहीं लिखी महादेवी वर्मा ने, उन्होंने ऐसा गद्य लिखा जिसमें अपने विचार व्यक्त किए। कविता क्यों लिखते हैं, कविता क्या है, इन सब मुद्दों पर उन्होंने जितने गंभीर विमर्श उनके समय में थे उन सब पे महादेवी वर्मा ने लिखा है। छायावादी कवियों ने छायावाद पे बहुत इल्ज़ाम लगते थे, ये किस तरह की कविता है, छायावाद पे खूब इल्ज़ाम लगे। शुक्ल जी ने भी उसको बहुत अच्छे छायावाद की जिस तरह से आलोचना की, आप समझ सकते हैं कि नामवर सिंह को बाद में उस पर लिखना पड़ा अलग से। तो छायावाद के कवियों ने चारों, जिनमें से आप इसको एक स्तंभ कह रहे थे, अभी कोई कह रहे थे, उन सब ने लिख कर बाकायदे आलोचनात्मक निबंध लिख के अपनी कविता को डिफेंड किया है और बताया है कि हम ये लिखते हैं तो हम क्यों लिख रहे हैं और वो लेखन कितना महत्वपूर्ण है, कहाँ खड़ा होता है। महादेवी वर्मा ने भी लिख कर बताया। आज अगर स्त्री कविता पे कुछ आरोप या इल्ज़ाम लगते हैं तो क्या हम स्त्री कवि जो हैं, क्या गद्य लिख के, क्या आलोचना लिख के, क्या लेख लिख कर उसका प्रतिकार कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं? वो बहुत ज़रूरी है। वो हमें हर मंच से करना होगा और वैचारिक और तार्किक तरीके से करना होगा, अध्ययन के साथ करना होगा। दूसरा, महादेवी वर्मा ने काम नहीं बंद किए, उन्होंने स्त्रियों के लिए काम करना नहीं रोका। उन्होंने वो महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल बनी और उन्होंने महिलाओं के शिक्षा को लेकर खूब काम करती रहीं वो लगातार, और पत्रिका की भी संपादक रहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो मंच पे नहीं गई तो उनका जीवन निष्क्रिय हुआ। उसके बाद उन्होंने केवल कविता लिखी और अपने कमरे में बंद हो गई, बल्कि वे लगातार लिखती रहीं, सक्रिय हस्तक्षेप करती रहीं जब तक भी वे मौजूद रहीं। तो इससे हमें ये सीखना होगा, हमें ये चुनौती भी एक्सेप्ट करनी होगी कि हमें अध्ययन करना होगा, हमें अपने लेखन में गंभीर चुनौतियों को एक्सेप्ट करना होगा। मैं सिमोन की बात से ये अपनी आखिरी बात कह रही हूँ। सिमोन ने अपने एक साक्षात्कार में, सिमोन द बोवार ने अपने एक साक्षात्कार में ये बात कही है। जब उनसे पूछा गया कि आप अपने समय की आने वाली जो लेखिकाएं हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगी कि कुछ भी लिखते जाना जो है उससे थोड़ा सा बचें और अपने आप से, ठीक है जो आप लिख रही हैं, जिसको हम एक्रीचर फेमिनाइन भी कह रहे हैं, जो भी स्त्री लिख रही है, जो एक्रीचर फेमिनाइन है, उसके अलावा भी आप ये सोचिए कि एक फेमिनिस्ट लेखन भी आपको करना है। दूसरा, अपने आप से तीव्रतम अपेक्षाएं करनी है, अपने आप को ढील नहीं देनी है, अपने आप पे दया नहीं करनी है, अपनी बेचारगी में बिलीव नहीं करना है, बल्कि अपने आप से तीव्रतम अपेक्षाएं रखनी है। जितनी तीव्र अपेक्षाएं आप अपने आप से रख सकते हैं, अपने इंटेलेक्ट से, अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से। तो इस बात के साथ मैं आज की ये चर्चा ख़त्म करूँगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत आभार सभी साथियों का।